भारत के किसानों की परेशानियां किसी से छिपी नहीं है। कभी उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता, कभी मौसम के कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं और इसी नुकसान को पूरा करने के लिए वो कर्ज उठाते हैं। लेकिन जब कर्ज नहीं चुका पाते तो मजबूरन वो आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन सालों से किसानों की इन परेशानियों को जानते बूझते भी किसी भी सरकार ने खत्म नहीं किया, बल्कि उनकी और परेशानियां बढ़ने वाली हैं। भारतीय सरकार ने किसानों के लिए ऐसा कानून ला दिया है जिसकी वजह से उनका अब जीना शायद दुभर हो सकता है अगर चीजों को सही से नहीं किया गया। आज भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है ये सभी को पता है। सिर्फ किसान ही हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था की नींव को थामे रखा है। लेकिन सरकारों के इस फैसले से लगता है कि सरकार इस नींव को भी तबाह करना चाहती है। सरकार ने भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अब कानून बना डाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हिंदी में अनुबंध खेती, संविदा खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। अनुबंध पर खेती में किसान को पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता। इसमें कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति किसान के साथ अनुबंध करता है कि किसान द्वारा उगाई गई फसल को एक निश्चित समय पर तय दाम पर खरीदेगा। इससे खाद, बीज, सिंचाई व मजदूरी सहित अन्य खर्चे कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार ही किसान खेती करता है। फसल का दाम, क्वालिटी, मात्रा और डिलीवरी का समय फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि भारत में बैठी बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से अब अपनी फसल पैदा करवाएंगी और अपने मन मुताबिक दामों पर उन्हें खरीदेंगी। हालांकि भारतीय सरकार का इस पर कहना है कि किसानों के हित में लिया गया फैसला है, लेकिन ये बात किसान भी अच्छी तरह समझते हैं और आप भी कि ये कहीं से भी किसानों के हित के लिए लिया गया फैसला नहीं है। लेकिन उसके बाद भी महज एक कानून बनाकर सरकार ने भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानून बना डाला है। आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यह तरीका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का कृषि मॉडल है, जहां पर किसान हजारों एकड़ में खेती करते हैं और इसकी एवज में वहां की सरकारें उन्हें तमाम तरह की सब्सिडीज और सुविधाएं प्रदान कराती है। लेकिन वहीं भारत में 85% ऐसे किसान हैं जो बहुत छोटी जमीन पर खेती करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। सुविधाओं के नाम पर दिया जाता है तो सिर्फ MSP, और वह भी इतना कम होता है कि इससे फसलों की लागत तक नहीं निकलती। मुनाफा तो दूर की बात है। आपको बता दें कि भारत में खेती से जुड़ी कई देशी विदेशी कंपनियां दशकों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मांग कर रही हैं, जिसका लंबे समय से विरोध चल रहा है और यही वजह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लंबे समय से लागू नहीं किया गया। लेकिन वहीं अब ऐसा क्या हो गया कि सरकार को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाना पड़ा? देखा जाए तो यह फैसला सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। सोचने वाली बात यह है कि इन फैसलों से लगता है कि सरकार सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों को मुनाफा कमा कर देना चाहती है और यह आशंका तब और मुमकिन लगती है जब अध्यादेश जारी होने के एक हफ्ते पहले रिलायंस समूह कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में बिजनेस करने के लिए एक नया वेंचर जियो मार्ट शुरू करता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जियो मार्ट से पहले अडानी, विल्मर, ITC और रामदेव बाबा के पतंजलि सहित कई छोटे बड़े ब्रांड मार्केट में मौजूद थे, लेकिन कभी उनको इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। सरकार की तरफ से इस तरह थाली में रखकर किसी को भी सहायता नहीं दी गई। ये कंपनियां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी संस्थाओं के जरिए मार्केट रेट पर अपनी जरूरत का सामान खरीदती थी। लेकिन अब ये व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। मनमानी पे उतर आएंगी ये कंपनियां। सरकार ने भले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बना दिया है, लेकिन देश भर के किसान संगठन, मंडी समितियों में काम करने वाले छोटे मोटे व्यापारी और कर्मचारी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था में 40% योगदान देने वाले किसानों की समस्या को हल करने के लिए सरकार अध्यादेश के जरिए कानून बना रही है, लेकिन जो कानून बनाए गए हैं उनसे किसानों से ज्यादा बड़े व्यापारियों और कंपनियों को लाभ होने वाला है। लेकिन सरकार वहीं इसे किसानों की मुक्ति का मार्ग बता रही है। लेकिन देखा जाए तो ये जो कानून है वो किसानों के लिए सबसे बड़ा बंधन बन सकता है। देखने वाली बात यह कि जो लोग वोट देकर सरकार चुनते हैं उन्हें जरूरत थी कि वो किसानों को साथ में लेते, उन्हें विश्वास में लेते, उनके हिसाब से कानून में तब्दीलियां करते और उसके बाद इस अध्यादेश को जारी करते। लेकिन ये एक तरफा लिया गया फैसला सा लगता है सरकार का। आइए जानते हैं कि किसानों पर बनाया गया ये कानून, जो नया कानून है, कैसे किसानों के लिए बंधन है और अंबानी, अडानी जैसे लोगों के लिए मुनाफे की चाबी बन सकता है अगर गलत तरीके से इस पूरे कानून को इम्प्लीमेंट किया गया। तो आप जानते ही हैं कि संसद में किस तरह से किसानों के इस बिल को पास किया गया। हालांकि सरकार ये दिखाना चाहती कि ये किसानों के हित में लिया गया फैसला, लेकिन असल में ये अंबानी और अडानी जैसे व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का काम कर सकता है। ये निजी कंपनियों का दबाव ही है जिसके कारण सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी व्यवस्था को लागू करने के लिए कानून बनाना चाहती है। नहीं तो आप ही सोचिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो व्यवस्था यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में पहले ही फेल हो चुकी है, उसे कानून क्यों बनाया जा रहा है। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं
कि किस तरह से किसान इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में बंद जाएंगे। ये हाल ही का मामला है। एक बहुत बड़ी कंपनी है पेप्सिको, जो गुजरात के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए आलू खरीदती थी, लेकिन हाल ही में कंपनी ने आलू के प्रतिबंधित बीजों से खेती करने के कारण किसानों पर मुकदमा दायर कर दिया है और मुकदमे में पेप्सिको कंपनी ने किसानों से 1 करोड़ रुपए मुआवजे की डिमांड की। इसी तरह मध्य प्रदेश के किसानों का भी एक मामला है, जब आईटीसी कंपनी किसानों से अनुबंध के तहत गेहूं की खरीद करती थी। किसानों ने कंपनी पर लगातार कई साल तक उनकी फसल के दाम कम देने का आरोप लगाया। उसके बाद तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार को किसानों के बढ़ते दबाव के कारण इस पर रोक लगानी पड़ी थी। आपको बता दें कि सिर्फ यही कारण नहीं है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दूर भाग रहे हैं, बल्कि इसमें कई कानूनी अड़चने भी हैं। मान लीजिए अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो विवाद होने पर किसान सिर्फ एसडीएम के पास ही जा सकता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले वह कोर्ट में भी अपनी गुहार लगा सकता था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद उनकी ये पहुंच एसडीएम तक ही रह जाएगी। देखा जाए तो ये कानून पूरी तरीके से किसानों को बांधने का काम करेगा और कंपनियों को खुली छूट मिल जाएगी। भारत में हर किसान अपनी फसलों को मंडी में बेचता है, जिसमें एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस निर्धारित होता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानून बना दिया जाएगा तो मंडी व्यवस्था ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे एमएसपी भी शायद खत्म हो जाए। हालांकि सरकार कह रही है कि कभी नहीं होगा, लेकिन जरा गौर फरमाइए इन फैक्ट्स पर। देखिए, बात यह है कि मंडी के बराबर कोई दूसरी व्यवस्था बनाए बगैर मंडियों को सरपास किया गया, उन्हें पास किया गया, तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इस क्षेत्र में उतर रहा है तो उसके लिए भी एमएसपी की व्यवस्था होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर गेहूं के लिए 1925 रुपए प्रति क्विंटल की व्यवस्था मंडी के लिए की जाए तो वही व्यवस्था निजी कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंडी में तो एमएसपी मिलती थी किसानों को, अगर मंडी से खरीदने की बजाय जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सीधे किसानों तक पहुंचेंगे तो क्या वो ये रकम देंगे? अगर वो ये रकम नहीं देंगे या कोई किसान इससे कम रकम में तैयार हो जाता है तो बाकी किसानों का क्या होगा? क्या रेट गिर नहीं जाएगा? ऐसे में नुकसान किसका होगा? किसानों का होगा। मंडी में कम से कम सरकारी जो मापदंड हैं वो माने तो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर जब इसमें उतरेंगे तो ये दाम जो खरीदी का है वो कम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हमारी आज की सरकार ऐसे कई फैसले ले चुकी है जो कहीं से भी जनमानस के हित में नहीं, लेकिन वहीं अगर हमारे किसान, हमारे अन्नदाता के लिए जो भी फैसले लिए गए हैं अगर वो उनसे पूछ कर लिए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। एमएसपी की बात करें तो देश में सिर्फ 23 फसलों पर ही एमएसपी है, और अगर इस कानून के साथ साथ एमएसपी का प्रावधान निजी कंपनियों के लिए भी किया गया होता तो इससे देश के सभी राज्यों के किसानों को फायदा पहुंचता और आगे उनके शोषण होने की आशंका भी कम होती। वही किसान चाहते हैं कि उनका मंडी सिस्टम समाप्त ना हो, और उन्हें यही डर सता रहा है कि इस कानून के आने के बाद मंडी सिस्टम समाप्त हो जाएगा। उनका कहना है कि 1 साल निजी कंपनियां अच्छे दामों में उनकी फसल खरीदेंगी और उसके बाद जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो कॉर्पोरेट कंपनियां मनमाने दामों पर फसल खरीदने लगेंगी और अनुबंध के कारण उन्हें मजबूरन उन्हें बेचना ही पड़ेगा। किसान बिहार राज्य का हवाला देते हुए कहते हैं कि यहाँ मंडी सिस्टम समाप्त होने के बाद किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है और उनसे मनमाने दामों पर फसल खरीदी जा रही है। सरकार अगर किसानों की हितैषी है तो वहां किसानों से सीधे फसल लेकर निजी कंपनियों को क्यों नहीं बेचती? ये बड़ा सवाल है। बिहार में 2006 में एमएसपी एक्ट को खत्म कर दिया गया था। इससे अनुमान लगाया गया था कि किसानों को राज्य में अपनी फसल अपने मनपसंद दामों में बेचने में मदद मिलेगी, लेकिन अगर किसानों को लेकर बाजार की हालत ठीक होती तो अभी तक बिहार के हालात क्यों नहीं सुधरे? वहां पर प्राइवेट मंडियां, निवेश आदि की बात कही गई थी, लेकिन हर साल वहां के किसान अपनी फसल लाकर पंजाब, हरियाणा क्यों बेच रहे हैं? अगर ऐसी व्यवस्था है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, भले सरकार ये कह ले कि एमएसपी और मंडी कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि एमएसपी या मंडी खत्म हो जाएंगी इस एक्ट के आने से। आइए संभावनाओं को परखते हैं। देखा जाए तो अगर बड़े खरीदार मंडी से सामान नहीं खरीदेंगे तो मंडी से टैक्स नहीं आएगा और सरकार की कमाई नहीं होगी, और तब जब कमाई नहीं होगी तो मंडियों का रखरखाव बंद हो जाएगा। और शायद प्राइवेट सेक्टर भी यही चाहता है, क्योंकि मंडियों के समाप्त होने से प्राइवेट कंपनियों की पकड़ और मजबूत हो जाएगी, और यही डर किसानों को सता रहा है, क्योंकि अगर मंडियां समाप्त हो गई तो एमएसपी भी समाप्त हो जाएगा। देखा जाए तो हमारे देश अमेरिका नहीं है, हमारा देश एक संघर्षशील देश रहा है। हमारे यहाँ के किसान बड़ी बड़ी जमीनों पर खेती नहीं करते हैं, और इसीलिए भारतीय किसानों के लिए एमएसपी बहुत जरूरी है। भारत में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। वे बेहद मुश्किल परिस्थितियों में खेती करते हैं और फिर उनको सही मूल्य भी नहीं मिल पाता। भारत में 86% जो किसान हैं वो बहुत कम जमीन पे खेती करते हैं। ये किसान वो हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब आप ही सोचिए, प्राइवेट प्लेयर्स को कृषि क्षेत्र में लाने की योजना अमेरिका, यूरोप में फेल हो चुकी। जान लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। तो भारत में ये कैसे सफल हो सकती है, जबकि भारत के किसान अभी संकट में हैं, और इस संकट से उबरने के लिए यहाँ की सरकार उन्हें सब्सिडी नहीं दे रही है, जैसा कि फॉरेन में होता है। ये सुविधा भारत में नहीं।
इस कानून के हितैषी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इससे किसानों को जो सरकारी एमएसपी है उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन सरकार इस पर कानून क्यों नहीं बना देती कि एमएसपी निर्धारण हो, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी, प्राइवेट कंपनियों के लिए भी एमएसपी का निर्धारण हो, तब ये कानून वाकई में किसानों के हित में आ जाएगा। अगर एमएसपी को कानूनी जामा पहना दिया जाए तो जाहिर है इससे किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन सरकारों के फैसले से लगता है कि सरकार मुनाफा सिर्फ कंपनियों को ही देना चाहती है, क्योंकि आप ही सोच कर देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीज अमेरिका में सफल होती तो वहां की सरकार उन्हें सब्सिडी क्यों देती, जिससे साबित होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं से भी सफल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सरकार अपने फैसलों को किसानों पर थोपना चाहती है, तो कम से कम इतना कर दे कि एमएसपी निर्धारण कर दे, वो भी निजी कंपनियों के लिए भी। तभी हमारे देश के किसान भाई खुश रह सकेंगे, कुछ मुनाफा कमा सकेंगे। देखिए, हर चीज में रिवॉल्यूशन और रिनोवेशन की जरूरत पड़ती है। देश में भी ऐसे कई कानून है, खासकर कृषि में कानून जो है कि जिन्हें थोड़ा सा रिनोवेशन की जरूरत है, जहां रिवोल्ट लाने की जरूरत है, जहां पर क्रांति लाने की जरूरत है, क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखा जाए, जिस प्रकार से नोटबंदी हुई थी, जिस प्रकार से कोरोना को देश में हैंडल किया गया लॉकडाउन लगा करके अनायास ही, उस प्रकार से ये जो कानून है, कृषि कानून, वो थोपा नहीं जाना चाहिए हमारे किसान भाइयों पर, अन्यथा बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी और इस बार जो कृषि प्रधान हमारा देश है वो पूरी तरीके से घुटनों पर आ जाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसान भाई भी जागरूक हो सकें और सरकार तक भी ये बात पहुंचे, किसी तरीके से एमएसपी निजी प्राइवेट कंपनियों के लिए भी तय हो। इससे हमारे किसान भाई सुरक्षित होंगे, उनका मुनाफा सुरक्षित होगा और तब देश आगे बढ़ेगा। जितना हो सके इस संदेश को फैलाइए ताकि वहां तक पहुंच सके जहां इसकी जरूरत है। धन्यवाद।